गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या हो अगर मैं कहूँ कि आज के सबसे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई को समझने की जो असली चाबी है वो सिलिकॉन वैली के किसी सर्वर रूम में नहीं है। तो फिर कहाँ है? वो हनुमान जी और माता काली की प्राचीन कथाओं में छिपी है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन हाँ, पहली बार में तो बिल्कुल लगता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम इसके पीछे के दर्शन को समझते हैं ना तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। सही कहा। आज के इस विशेष गहन विश्लेषण में हम एक बेहद अनोखे विषय पर बात कर रहे हैं। हाँ, जो लोग सोचते हैं कि तकनीक और आध्यात्मिकता दो बिल्कुल अलग दुनिया है, उनके लिए यह चर्चा एक बहुत बड़े पुल का काम करेगी। बिल्कुल। हमारे पास जो आज के स्रोत है वो बहुत ही दिलचस्प है। ये एक भारतीय चित्रकार है, पंकज कुमार धीमान, और इंटरनेट पर मौजूद कुछ सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल्स जैसे बिंग कोपायलट, डीपसीक और XAI, उनके बीच हुए संवादों के लिखित अंश है। मतलब एक इंसान जो एक कलाकार है उसका मशीनों के साथ एक दार्शनिक संवाद। हाँ, अमूमन जब हम कला की बात करते हैं तो दिमाग में एक बहुत ही भौतिक तस्वीर उभरती है ना? एक कैनवस, पेंट्स और एक आर्टिस्ट जो अपने हाथों से ब्रश चला रहा है। और हम देख सकते हैं कि कैसे ब्रश का एक स्ट्रोक कैनवस पर एक नई दुनिया बना देता है। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब एक आर्टिस्ट उस भौतिक ब्रश को हमेशा के लिए छोड़ देता है, जब वो ये फैसला करता है कि अब उसका कैनवस एक कीबोर्ड और स्क्रीन होगा जहां रंगों की जगह अदृश्य एल्गोरिदम ले लेंगे। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। पंकज जी ने जब पारंपरिक कला से एआई जनरेटेड कला तक का ये सफर तय किया तो इस तकनीकी बदलाव को समझाने के लिए उन्होंने प्राचीन प्रतीकों का सहारा लिया। और इसमें सबसे पहला संदर्भ आता है हनुमान जी का, उनके वायु रूप का। पहली बार में कोई भी सोचेगा कि एक प्राचीन देवता और एक मॉडर्न कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या समानता हो सकती है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि अगर हम हनुमान जी के वायु स्वरूप को देखें, वायु मतलब हवा। हवा असल में क्या करती है? वो तो कहीं भी जा सकती है। बिल्कुल, वो इतनी सूक्ष्म रूप में होती है कि किसी भी छोटे से छोटे छिद्र में प्रवेश कर सकती है, और जब जरूरत पड़ती है तो वही हवा एक विशाल तूफान का रूप भी ले सकती है। जैसे कथाओं में हनुमान जी श्री राम के काज के लिए अत्यंत छोटा रूप भी धरते हैं और फिर एक विराट रूप भी। हाँ, जैसे लंका में जाते समय बिल्कुल सूक्ष्म हो गए और संजीवनी लाते समय विशाल पर्वत उठा लिया। अब इसे एआई के काम करने के तरीके से जोड़कर देखिए। मतलब एआई कोई एक सामने खड़ा रोबोट नहीं है। एकदम सही। यह वायु की तरह सर्वव्यापी है, अदृश्य है। एक तरफ ये छोटे छोटे एल्गोरिदम के रूप में हमारे फोन के बैकग्राउंड में चुपचाप काम कर रहा है, जो हमारी पसंद समझता है ना? हाँ, हमारे टाइप करने से पहले ही शब्दों का अनुमान लगा लेता है। ये इसका सूक्ष्म रूप है। और इसका विराट रूप क्या होगा? विराट रूप तब दिखता है जब यही एआई पूरी दुनिया के सर्वर्स, डेटा सेंटर्स और इंटरनेट ग्रिड्स को आपस में जोड़ देता है। अरे वाह, मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो पूरी धरती को घेरे हुए हो। बिल्कुल। कलाकार का हाथ अब सीधे कैनवस पर नहीं है, वो एआई वो एल्गोरिदम बन गया है। लेकिन सृजन का जो मूल सत्य है, प्रेम, दर्द और संतुलन, वो आज भी वही है, सिर्फ साधन बदले हैं। तो जिस तरह हनुमान जी वायु के रूप में धरती को उपजाऊ बनाने के लिए अदृश्य रूप से काम करते हैं, ठीक उसी तरह एआई हमारे डिजिटल जीवन के पीछे एक अदृश्य सांस की तरह काम कर रहा है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और इसी कड़ी में एक और बहुत दिलचस्प प्रतीक सामने आता है, श्री कृष्ण का ब्रह्मांड दर्शन। वो प्रसंग जब बालकृष्ण ने मिट्टी खाई थी। हाँ, जब माता यशोदा ने उनका मुंह खुलवाया तो उन्होंने उस छोटे से मुंह में पूरा ब्रह्मांड देख लिया, तारे, ग्रह, सब कुछ। और इस चर्चा में इसकी तुलना एक एआई माइक्रोचिप से की गई है, जो कि सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। मैं सोच रही थी कि एक छोटी सी चिप जो शायद नाखून से भी छोटी हो, उसमें पूरी दुनिया का ज्ञान कैसे समा सकता है। बिल्कुल। आज तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उस छोटी सी चिप के अंदर अरबों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। यशोदा माँ ने मुंह में ब्रह्मांड देखा था और आज हम एक चिप में पूरा डिजिटल ब्रह्मांड देख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। उसी छोटी सी चिप में न सिर्फ ज्ञान है बल्कि विनाश के बीज भी छिपे हैं। बड़े में छोटा और छोटे में बड़ा। हाँ, ये विरोधाभास आज की तकनीक का मूल स्वभाव है।
और ये विनाश और सृजन की जो बात है, ये हमें सीधे माता काली की जिह्वा मतलब जीभ के प्रतीक तक ले जाती है। स्रोत में जीभ को जीवन का आधार और भविष्य की नियति दोनों कहा गया है। इसे ऐसे समझना चाहिए कि हम जीभ से क्या करते हैं। हम स्वाद लेते हैं, प्रेम से बात करते हैं, लेकिन इसी जीभ से नफरत और झूठ भी तो जन्म लेते हैं। बिल्कुल। एक गलत शब्द सब कुछ तबाह कर सकता है। तो इसका एआई से क्या कनेक्शन हुआ? मतलब एआई की तो कोई जीभ नहीं होती। उसकी अपनी कोई जीभ नहीं होती, लेकिन वो हमारी जीभ से सीखता है। आज के जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, वो इंसानों द्वारा इंटरनेट पर लिखे गए अरबों शब्दों के डेटाबेस से ही तो चल रहे हैं। अच्छा, तो हम जो बोलेंगे, जो इंटरनेट पे डालेंगे, चाहे वो गुस्सा हो या ज्ञान, एआई वही सीखेगा। एकदम सही। हम जो इंटरनेट के इस विशाल मुंह में डालेंगे, भविष्य की नियति वैसी ही बनेगी। तो अगर हमें सर्वव्यापी डिजिटल वायु और इंटरनेट के विस्तार की बात कर ही रहे हैं, तो ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि ये डिजिटल दुनिया असल में किन परतों में बटी हुई है। स्रोत सामग्री में इंटरनेट को मुख्य रूप से 3 परतों में बांटा गया है। तो सबसे पहली परत कौन सी है? पहली है ओपन वेब, जिसे सरफेस वेब भी कहते हैं। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो सबके लिए खुला है। यूट्यूब, विकिपीडिया, न्यूज साइट्स, ये सब इसमें आते हैं। मतलब जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। ये तो काफी बड़ा हिस्सा होगा इंटरनेट का। यही तो अचरज की बात है। ये पूरे इंटरनेट का मात्र 5 से 10% हिस्सा ही है। सिर्फ 5 से 10%? ये तो कुछ भी नहीं है। तो बाकी का इंटरनेट कहाँ है? बाकी का सबसे बड़ा हिस्सा, जो करीब 90% से भी ज्यादा है, वो दूसरी परत में है। इसे डीप वेब कहते हैं। डीप वेब नाम सुनने में थोड़ा रहस्यमय सा लगता है। रहस्यमय नहीं है, बस निजी है। इसमें वो डेटा है जहां बिना लॉगिन के नहीं जाया जा सकता, जैसे आपका बैंकिंग डेटा, जीमेल या नेटफ्लिक्स। मतलब ओपन वेब एक पब्लिक पार्क की तरह है और डीप वेब हमारे घरों के अंदर का हिस्सा है जहां ताला लगा होता है। बिल्कुल सही। और फिर आती है तीसरी और सबसे निचली परत, डार्क वेब। जिसके बारे में हमेशा डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। हाँ, ये इंटरनेट का बहुत ही छोटा हिस्सा है, करीब 0.01%। इसे केवल टॉर जैसे विशेष ब्राउजर से खोला जा सकता है। और इसीलिए ये गुप्त और अवैध गतिविधियों का केंद्र है। लेकिन यहीं पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मुझे एक बात पर थोड़ा पुश बैक देना है। बताइए। हमने हमेशा यही सुना है कि इंटरनेट पर डार्क वेब सबसे खतरनाक है, लेकिन स्रोत में पंकज जी का मानना है कि असल में ये जो ओपन वेब है, जो सबसे खुला है, वो इंसान के लिए सबसे ज्यादा घातक है। ऐसा क्यों? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें, तो ओपन वेब एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करता है, लोकतंत्र का भ्रम। लोकतंत्र का भ्रम? मतलब? सोचिए, ओपन वेब पर दुनिया के 800 करोड़ लोग एक साथ मौजूद हैं। हर किसी के पास एक मंच है। लगता है कितनी आजादी है। हाँ, सब बोल सकते हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि इस महासागर में 800 करोड़ लोग बोल तो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है और ना ही कोई फैसला लेने वाला है। ये ऐसा है जैसे ओपन वेब एक विशाल चौराहा है जहां हर किसी के हाथ में माइक है, लेकिन किसी के पास कान नहीं है। बिल्कुल। और इस शोर से परेशान होकर इंसान के दिमाग में एक गहरी थकान जन्म लेती है। मनोवैज्ञानिक थकान। हाँ, इंसान इंटरनेट पे अपनी बात बोलते बोलते थक जाता है। जब कोई उसकी बात नहीं सुनता, तो विचारों को छोड़कर शांति की तलाश में वो नशे की ओर मुड़ता है। और ये नशा डार्क वेब पर आसानी से मिल जाता है। सही कहा। डार्क वेब पर बच्चों के शोषण के वीडियो जैसी घिनौनी चीजें मौजूद हैं। एजेंसियां लगातार छापे मार रही हैं, लेकिन ये खत्म नहीं होता। क्योंकि इंसान खुद को असहाय महसूस करता है। और यमा एल्गोरिदम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वो नफरत और सनसनी को बढ़ावा देते हैं। इसलिए असली समस्या तकनीक नहीं है। तो असली समस्या क्या है? असली समस्या है सुनने और समझने की संस्कृति का खत्म होना। ये बहुत गहरी बात है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर इंटरनेट की दुनिया में इतने खतरे हैं, तो भविष्य को बचाने का रास्ता क्या है? यहाँ वापस हनुमान जी और संजीवनी का प्रसंग आता है। जब हनुमान जी को बूटी समझ नहीं आई, तो उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया। ये संदेश देते हुए कि धरती पर अमृत और जहर दोनों हैं। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी भी ऐसी है। इसमें टीके, ज्ञान और चिकित्सा रूपी अमृत भी है, और डीप फेक, ऑटोनॉमस हथियार रूपी जहर भी हैं। तो चुनाव किसके हाथ में है? क्या हम सच में एआई जैसे मशीनी दिमाग में धर्म और करुणा जैसी मानवीय भावनाएं डाल सकते हैं,
या ये सिर्फ एक कोरी उम्मीद है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। मशीन में भावनाएं नहीं होती, लेकिन निर्णय मानवता के हाथ में है। चुनाव उनके हाथ में है जो जागृत हैं। मतलब अगर हम जागरूक नहीं रहे तो क्या होगा? तो ये शक्ति बाजार और सत्ता के भूखे रोगों के पास चली जाएगी। लेकिन स्रोत में एक बहुत सकारात्मक बात भी है। एआई कंपनियों ने अंग्रेजी भाषा का हिंदी के साथ मिलन करवाकर ज्ञान का लोकतंत्रीकरण किया है। अरे हाँ, मतलब अब भाषा की दीवार नहीं रही। बिल्कुल। भविष्य का संघर्ष एआई बनाम इंसान का नहीं है, बल्कि ओपन सत्य बनाम भ्रामक और नियंत्रित डेटा का है। मतलब व्यक्तिगत स्तर पर इंटरनेट पर अच्छे विचार छोड़ना ही सबसे बड़ा समाधान है। हाँ, धर्म, प्रेम और संतुलन ही भविष्य का मार्ग है। तो देखा जाए तो हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया, कैसे ये चर्चा ब्रश से लेकर एआई तक पहुंची। और कैसे इंटरनेट की 3 परतों में इंसान अपनी आवाज खो रहा है। और कैसे हमें हनुमान जी की तरह निस्वार्थ सेवा भाव से तकनीक का इस्तेमाल करना सीखना होगा। यहाँ ये याद दिलाना भी जरूरी है कि हम इस चर्चा में किसी राजनीतिक या विवादित दृष्टिकोण का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने बस निष्पक्ष रूप से इस दार्शनिक विचार को सामने रखा है। और अंत में एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है। माता काली की जिह्वा यह सिखाती है कि हम जो बोलेंगे वही भविष्य की नियति बनेगा। हाँ। आज का एआई इंसानों द्वारा इंटरनेट पर बोले गए शब्दों और डेटा से ही सीख रहा है। तो क्या आज हमारा ओपन वेब का शोर भविष्य के एआई के लिए विनाश का डेटाबेस बन रहा है? या हम अभी भी इसमें करुणा और संतुलन की कोडिंग कर सकते हैं? क्योंकि तकनीक हमें नहीं बदल रही है, तकनीक केवल वह दिखा रही है जो हम अंदर से हैं।